हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर दीपिका चैनल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़, जो कि कंपेटिबिलिटीज़ का थर्ड टाइप है। और आगे स्लाइड्स में हम लोग केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज़ अ केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटीज़। तो आप देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल 2 या 2 से अधिक कोई इंग्रेडिएंट है और उनके बीच में कुछ रिएक्शंस हो रहा है, तो ये आगे चल के अगर उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आ रही हैं, मतलब अगर ये कुछ टॉक्सिक, इनएक्टिव या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो ये केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ कॉज करता है। तो इसके टाइप से इसको हमने 3 बेसिस के क्राइटेरिया पे इसको डिवाइड किया है। तो पहला है बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टॉलरेटेड एंड सेकंड वन इज एडजस्टेड। तो टॉलरेटेड वाले कॉम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, द केमिकल इंटरेक्शन कैन बी चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग द सॉल्यूशन इन डाइल्यूट फॉर्म विदाउट और बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। देन एडजस्टेड इनकम्पेटिबिलिटीज, इसमें होता है चेंज इन द फॉर्मुलेशन इज नीडेड विद द कंपाउंड हैविंग इक्वल थेराप्यूटिक इफेक्ट। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कैफीन साइट्रेट। सेकेंड है केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे, एक होता है इमीडिएट, दूसरा है डिलेड। तो इमीडिएट में अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है इमीडिएटली आफ्टर कंबाइनिंग द प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट एंड दिस इज नोन एज अ इमीडिएट, सो they should be dispensed only after correction. Then delay incompatibility, when the chemical reaction proceed at a very slow rate and no appreciable visible change occur which may develop on keeping the product for a long time are called delayed incompatibility. अब प्रिस्क्राइबर के बेसिस पे हमने इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है इंटेंशनल, सेकेंड वन इज द यूनिडायरेक्शनल। तो इंटेंशनल में व्हेन द प्रिस्क्राइबर नोंगली प्रिस्क्राइब द इनकम्पेटिबल ड्रग, मतलब अगर प्रिस्क्राइबर को पता है और उसने जानबूझ के भी वो इनकम्पेटिबल ड्रग्स को लिख रहा है। सेकेंड है यूनिडायरेक्शनल, व्हेन द प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्राइब द ड्रग विदाउट नोइंग दैट देयर इज अ इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन द प्रिस्क्राइब ड्रग, मतलब इसमें प्रिस्क्राइबर को पता नहीं है और वो बिना जाने ही 2 ड्रग्स को लिख दे रहा है, और उस केस में रिएक्शंस ऑब्टेन होता है। फिर जनरली रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन प्रोसीड एट द फास्टर रेट एंड द प्रेसिपिटेट आर फॉर्म आर थिक एंड डू नॉट डिफ्यूज रेडली। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन द डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रोसीड एट अ स्लो रेट एंड द प्रेसिपिटेट फॉर्म आर लाइट एंड डिफ्यूज रेडली इन द सॉल्यूशन, सो द रिएक्टिंग सब्सटेंस शुड बी डाइल्यूटेड एज मच एज पॉसिबल बिफोर मिक्सिंग। मतलब हमें इन सब चीजों को फॉलो करना चाहिए। केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटीज में ये फ्यू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकर दैट आर ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, पॉलीमराइजेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आइसोमराइजेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटीज में कुछ जो फैक्टर हैं जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, और ये इसकी वजह से होता है ऑक्सीजन के प्रेशर की वजह से। मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो इसमें इंग्रेडिएंट्स के ऑक्सीडेशन होने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा फैक्टर है लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में कई जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे भी इंग्रेडिएंट का ऑक्सीडेशन होता है। फिर उसके बाद है पीएच। तो हर ड्रग का अगर आप एग्जांपल ले लेंगे पेंटल ड्रग्स का, तो दे नीड अ ऑप्टिमम पीएच फॉर देयर स्टेबिलिटी, और थोड़ा सा भी अगर पीएच में अल्ट्रेशन या वेरिएशन हुआ तो ये ड्रग के स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है और उसका ऑक्सीडेशन करता है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। तो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर हो रहा है सॉल्यूशन में तो ये बहुत ही फास्ट होता है इन कंपेरिजन टू दी सॉलिड डोजेस फॉर्म। presence of pre-oxidant,
तो अगर उनके इंग्रेडिएंट में कहीं प्री ऑक्सीडेंट भी अगर प्रेजेंस है तो ये भी ऑक्सीडेशन क्रिएट करता है। एग्जाम्पल है मेटल्स एंड पेरोक्साइड्स। टाइप ऑफ द सॉल्वेंट या कोई व्हीकल जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं तो ये इसमें भी कई बार ऑक्सीडेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर इंग्रेडिएंट्स। फिर प्रेजेंस ऑफ द अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स, तो कुछ केमिकल जो इंग्रेडिएंट होती है अगर उनके अंदर अगर मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है तो उनकी वजह से भी ऑक्सीडेशन बहुत ही फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू दी सैचुरेटेड बॉन्ड। तो हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकने के लिए जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं वो नीचे मेंशन है। तो पहला है एडिशन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट। अगर हमें ऑक्सीडेशन को अवॉइड करना है तो इसके लिए हम लोग इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं। तो जैसे इसमें एग्जांपल है विटामिन ई, विटामिन सी, इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड दैट इज़ अ पॉलीसल्फाइड एंड थायोसल्फाइड। फिर हमें प्री ऑक्सीडेंट को फॉर्म होने से प्रोटेक्ट करना है तो इसके लिए हम इसमें ऐड करते हैं कुछ ऐसे केमिकल जो इन मेटल के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करें। दिस आर द EDTA, बेंजल एल्कोनियम क्लोराइड। फिर उसके बाद है लाइट से प्रोटेक्शन के लिए। तो जनरली जो ऐसे इंग्रेडिएंट होता है हम इन जो लाइट से बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं तो हम ऐसे हम प्रीफर करते हैं कि उनको अम्बर कलर बॉटल में प्रिजर्व करें या तो फिर उनका जो स्टोरेज है उनको डार्क प्लेसेस में रखें हम। तो इसमें एग्जांपल है आपका ऑक्सीबेंजीन। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोलिसिस। तो इसमें केमिकल कंपाउंड का है जो ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर एंड दिस लीड्स टू कॉज हाइड्रोलिसिस एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है आयोनिक हाइड्रोलिसिस, सेकेंड होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोलिसिस। तो आयनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में। तो इसमें अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो कोडेन फास्फेट है जो रिवर्सिबल ब्रोकन डाउन हो जाता है कोडेन और फॉस्फेट में। सेकेंड है मॉलिक्यूलर हाइड्रोलिसिस। तो जैसे नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक कहीं ना कहीं जाके कंपोनेंट में ब्रेक डाउन होते हैं। तो इसमें एग्जांपल है आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये इरिवर्सिबल ब्रेक डाउन होता है सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड में। अब कुछ जो फैक्टर हाइड्रोलिसिस को लीड्स करते हैं दिस आर फर्स्ट है इसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर प्रेजेंट है आपके इंग्रेडिएंट में तो भी वो फॉर्मुलेशन में जो कंपाउंड है उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं। सेकेंड है यूज ऑफ वाटर फॉर व्हीकल। तो कई जो हम अगर व्हीकल में वाटर अगर यूज कर रहे हैं तो इसमें भी फॉर्मुलेशन में हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस होते हैं। पीएच, तो हर ड्रग को स्टेबिलिटी के लिए ऑप्टिमम पीएच चाहिए। तो अगर पीएच में कुछ भी चेंज होगा तो ड्रग की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा और वो हाइड्रोलिसिस कॉज करेगा। जैसे आप देखेंगे कि एट्रोपिन को जो ऑप्टिमम पीएच चाहिए वो 3.1 to 4.5 होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसमें चेंज हुआ तो हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो टेम्परेचर, जब हम ऑटोक्लेव करते हैं मतलब स्टरलाइजेशन करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, फॉर्मुलेशन का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। सो हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे वो ये है। पहले है कि हमें मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हमें ये सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि कुछ जो सब्सटेंस होते हैं दैट आर इम्परमिएबल टू वाटर, तो हमें उसकी पैकिंग के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद है एडिशन ऑफ द डिहाइड्रेशन एजेंट। तो हाइड्रोलिसिस भी ऐसे अवॉइड होगा अगर हम ऐसे सब्सटेंस में ऐड करें जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि सिलिका जेल और कैल्शियम कार्बोनेट। यूज ऑफ व्हीकल, तो कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें चांसेस होते हैं हाइड्रोलिसिस होने के, तो ऐसे वाले व्हीकल लेना चाहिए अदर देन वाटर जो हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करे। तो इसमें एग्जांपल है अल्कोहल। देन मेंटेनेंस ऑफ द पीएच, तो बफर भी हमें यूज़ करना चाहिए जो है वो पीएच को मेंटेन करता है और ड्रग इंग्रेडिएंट की स्टेबिलिटी को इन्हेंस करता है। यूज़ ऑफ द सर्फेक्टेंट, तो जो सर्फेक्टेंट है हम यूज़ करते हैं और ये मिसल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद है सॉल्बिलिटी को रिड्यूस करना है। तो अगर हम सब्सटेंस की सॉल्बिलिटी को रिड्यूस करेंगे तो इससे भी ड्रग जो है वो हाइड्रोलिसिस से प्रिवेंट होता है उसका। तो उसके बाद इसमें एग्जांपल है आपका सस्पेंशन। द नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो अगर ड्रग्स के बीच ड्रग और जो हम कोई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट अगर उसमें ऐड कर रहे हैं तो उनके भी फॉर्मेशन से हाइड्रोलिसिस वो प्रिवेंट कर सकता है। कुछ केमिकल ग्रुप्स जो हाइड्रोलिसिस के अंडर हो जाती है,
इसमें एग्जाम्पल है आपका एस्टर, बेंजोकेन, प्रोकेन। तो ये जो ड्रग्स है दिस आर एनेस्थेटिक ड्रग। एमाइड्स में आपका क्लोरामफेनिकॉल, सल्फोनामाइड एंड प्रोकेनामाइड। नाइट्राइड्स में ड्रग विच आर कंटेनिंग नाइट्राइट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पॉलीमराइजेशन जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स मिलके मोनोमर बनाती है और मोनोमर एक दूसरे से बॉन्ड होके ये एक लॉन्ग चेन पॉलीमर प्रिपेयर करता है। जैसे एग्जांपल है आपका फॉर्मल्डिहाइड। जो फॉर्मल्डिहाइड है वो कन्वर्ट होता है पैराफॉर्मल्डिहाइड में और आगे चल के ये पीपीटी फॉर्म करता है। तो ऐसे ही हमें इस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए, मतलब पीपीटी को हमें अवॉइड करना है, तो इस केस में जो फॉर्मल्डिहाइड होता है हमें उसको एक सूटेबल टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। और ऐसे ही एम्पिसिलिन है, इसको भी हाई टेम्परेचर से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इट्स फॉर्म अ पॉलीमर और ये आगे चल के एलर्जी कॉज करते हैं। तो जो फैक्टर है विच इंड्यूस दी पॉलीमराइजेशन, फर्स्ट वन इज द लाइट। तो लाइट जो होता है ये भी फॉर्मुलेशन में पॉलीमराइजेशन कॉज करता है। सॉल्वेंट और व्हीकल, तो कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो पॉलीमराइजेशन को इंड्यूस करते हैं। पीएच, तो हर ड्रग्स को अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है। तो ऐसे ही पॉलीमराइजेशन जो है वो भी उनकी वजह से भी अफेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से भी पॉलीमराइजेशन होता है रिएक्शन इंग्रेडिएंट के बीच में। तो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे दैट आर फर्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट। तो कुछ जो इंग्रेडिएंट होते हैं हमें उसको लाइट से प्रिवेंट करने के लिए हम उसको ड्रग कंटेनर में स्टोर करते हैं। और फॉर एग्जांपल ऑक्सीबेंजीन। फिर उसके बाद है यूज़ ऑफ व्हीकल। तो कुछ सुटेबल व्हीकल हमें यूज़ करना चाहिए जिससे कि पॉलीमराइजेशन का प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ द पीएच। तो इसमें भी हमें बफर ऐड करना चाहिए ताकि वो ड्रग इंग्रेडिएंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। फिर उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर। तो जो ड्रग्स होता है हमें उसे लो टेम्परेचर पे रखना चाहिए ताकि वो पॉलीमराइजेशन को स्टॉप कर सके। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में जो सब्सटेंस होते हैं वो अलग अलग चार्जेस के साथ होते हैं। तो एग्जांपल है इसमें सरफैक्टेंट विद पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट रिएक्शन इज द आइसोमरिज्म। तो ड्रग का जब कन्वर्शन होता है इसके आइसोमर में, इस प्रोसेस को हम लोग आइसोमराइजेशन कहते हैं। तो जो फॉर्म आइसोमर होता है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन जो उनके एटम्स के अरेंजमेंट होते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो जो आइसोमेरिज्म है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है ऑप्टिकल एंड सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिकल। तो ऑप्टिकल में हम जो उसको एक्सप्रेस करते हैं बाई डेक्स्ट्रोरोटरी एंड लेबोरेटरी। तो इसमें से एग्जांपल है, कई बार क्या होता है कुछ जो फैक्टर है जिसकी वजह से कुछ जो कंपाउंड्स है उनका कन्वर्शन हो जाता है टू देयर आइसोमर। तो पहले इसमें एग्जांपल है आपका एल एड्रेनालिन जो कन्वर्ट हो जाता है डी एड्रेनालिन में। और कब होता है जब उनका पीएच और टेम्परेचर चेंज होता है। ऐसे ही डी ट्यूबरक्यूलिन ये भी अपने एल फॉर्म से ज़्यादा एक्टिव है। तो सेकेंड है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसको भी हम लोग सिस और ट्रांस से एक्सप्रेस करते हैं और कई बार आप देखेंगे जो सिस फॉर्म है वो ट्रांस फॉर्म से ज़्यादा एक्टिव होता है। इसमें एग्जांपल है आपका विटामिन ए, और जो विटामिन ए का सिस फॉर्म है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू देयर ट्रांस फॉर्म। तो आइसोमेरिज्म को जो इंड्यूस करता है कुछ फैक्टर वो है सॉल्वेंट या व्हीकल। तो कुछ जो सॉल्वेंट हम लोग फॉर्मुलेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं वो भी इंग्रेडिएंट के आइसोमेरिज्म को इंड्यूस करते हैं। फिर पीएच, हर ड्रग्स को अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए, लेकिन थोड़ा सा भी उनकी पीएच अगर चेंज हुई तो उसकी वजह से भी ड्रग की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है और वो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस करते हैं। अगर टेम्परेचर में भी कुछ वेरिएशन होगा उसकी वजह से भी इंग्रेडिएंट के अंदर में आइसोमेरिज्म हो जाता है। कुछ इम्प्यूरिटीज अगर हमारे फॉर्मुलेशन में कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है तो वो भी इंग्रेडिएंट के आइसोमेरिज्म कॉज करता है। सो आइसोमेरिज्म को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो इफेक्टिव एक्शंस लेते हैं वो है व्हीकल। पहले तो कुछ हम सुटेबल व्हीकल लेंगे जो आइसोमेरिज्म को प्रिवेंट करेगा। उसके बाद है बफर को भी हम लोग ऐड करते हैं कि जो पीएच है वो मेंटेन हो सके और ड्रग की स्टेबिलिटी बरकरार रहे। फिर उसके बाद है टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो हर
ड्रग इंग्रेडिएंट को हमें सुटेबल टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए ताकि वो आइसोमेरिज्म को इंड्यूस ना कर सके। फिर उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम द इम्प्यूरिटीज़। तो ड्रग्स को हमें ऐसे प्रोटेक्ट करना है उसकी इम्प्यूरिटीज़ के अगेंस्ट कि हम उसको फिल्टर कर दें, या जैसे कुछ टेस्टिंग मशीन्स आती हैं, HPLC है, या इस बेसिस पे भी आप ड्रग्स के अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है उसको भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, तो फॉर्मुलेशन के टाइम पे CO2 का इवोल्यूशन होता है। तो CO2 इवॉल्व कैसे होते हैं? जब लिक्विड मेडिसिन के अंदर में कोई एसिड है, मतलब कोई भी एसिडिक ड्रग का एसिड है, और हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को डिस्पेंस कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि रिएक्शन, मतलब हमने बॉटल में फिल करने से पहले जो रिएक्शन है वो अगर कंप्लीट नहीं हो पाता अच्छे से, तो देयर में बी चांसेस ऑफ सम एक्सप्लोजन और रिएक्शन। तो बेस्ट है कि हमें इसको प्रिवेंट करना है, तो उस रिएक्शन को कंप्लीट होने दीजिए, तभी आप उसको बॉटल में फिल करिए। तो जैसा है कुछ एग्जांपल इसमें कि अगर रिएक्शन स्लो है और उसको हम लोग हेस्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हॉट व्हीकल। अब कुछ जो ड्रग जिसके अंदर बाइकार्बोनेट होता है उसको हमें कभी भी हाई टेम्परेचर पे स्टरलाइज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपको डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करना है तो हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए। तो पहला है व्हीकल। तो डिकार्बोक्सिलेशन को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो उस केस में हम लोग कुछ नॉन एसिडिक व्हीकल को यूज़ करना चाहिए। pH को मेंटेन करना है तो उसमें भी हम बफर ऐड करते हैं। टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो उसके लिए भी हम हर ड्रग्स को अलग अलग टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन सब्सक्राइब माई चैनल।